गाड़ी चलाते समय प्लीज आगे देखें, पीछे देखने में एक्सीडेंट होने के फुल चांसेज है, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब चुप हो जाओ वरना मैं फेविक्विक लेके आया हूं, फेंक के मारूंगा घोटों पे, चिपक जाएंगे अभी। एब्रोक्सियो प्लेसेंटा। पहला क्या पढ़ा हमने? डेफिनेशंस। दूसरा क्या पढ़ा आपने? टाइप। डेफिनेशन क्या थी? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, also known as accidental placenta, it is the most common cause of APH। ये हो गई डेफिनेशन, पढ़ ली। उसके बाद में टाइप। टाइप में एक रिवील्ड, एक कंसील्ड, एक मिक्स। रिवील्ड का मतलब पूरा ब्लड एक्सपेल आउट, कंसील्ड का मतलब ब्लड नहीं आ रहा, ब्लीडिंग तो हो रही है बट एक्सपेल आउट, इसका मतलब मदर से तो लॉस हो रहा है, वही अंदर जाके क्लॉट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, इसका मतलब मोर डेंजरस देन रिवील्ड। और तीसरा कौन सा? मिक्स, आर एंड सी, तो दोनों थोड़ा थोड़ा। कौन सा इसमें एक साइन स्पेशल रहा? कॉलियर यूट्रस, सही है ना? यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। यूट्रस कैसे कलर का हो जाता है? फीटस डेथ सबसे ज्यादा किसमें होती है? क्यों? क्योंकि मोर डेंजरस, हम अवेयर नहीं हो पाते, हमें पता ही नहीं चलता हमारे कितनी सिक है, जब तक डेंजरस हो जाता मामला। सही बात है। इतना तो आप देखोगे, द कॉज ऑफ एब्रोक्सियो प्लेसेंटा, द कॉज ऑफ एब्रोक्सियो प्लेसेंटा। आप इतने मैं जल्दी आ गया क्या? चला जाऊं? चला जाऊं? चला जाऊंगा फिर वापस ना आऊंगा, बता रहा हूं। आना पड़ेगा। ऐसे क्यों? पैसा वैसा नहीं है बेवकूफ, आने के और भी रीजन, पैसा सब कुछ नहीं है। और क्या है? और क्या रीजन है? ये लो, भावना, उम्मीद, आशा, विश्वास, अभिलाषा, और क्या क्या है? सुनो, अब इधर आओ, सुनो, ध्यान दो। देखो, सीधा है, आने का मकसद ये है कि कोई पत्थर की मूर्त है, किसी पत्थर में मूर्त है, कोई कोई पत्थर की मूर्त है किसी, लो देख ली दुनिया हमने जो इतनी खूबसूरत है। लो अरे पूरी बात सुन ले, कि कोई पत्थर की मूर्त है, किसी पत्थर में मूर्त है, लो देख ली दुनिया हमने जो इतनी खूबसूरत है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी ये खबर है कि मुझे तेरी जरूरत है, तुझे। अब बहुत हो गया, वेरी गुड, थैंक यू। अब आ गया नेक्स्ट, कोच। अब क्या पढ़ने वाले हैं? कोच। आ गए तो सुनो, एब्रोक्सियो प्लेसेंटा के कोच। वैसे मैंने बंद कर दिया ये सब, सारे वाले सब बंद हो, मेरा खूब सारा कलेक्शन, तुम पागल हो जाओगे इतना सारा, इसलिए बंद कर दिया। तुम क्लास लेना बंद कर दोगे, तुम बोलोगे ये ठीक है, इसलिए इसलिए बंद। अब देखो कोच, अरे तुम बंद करो ढक्कन, आते रहते हैं जाते रहते हैं, जल्दी करो प्लीज। कहाँ थे आप? बाहर गए थे? अरे सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन फिर बोलोगे सर नंबर आए 40, मैं क्या करूं? अगर किसी ने आके पूछ लिया मैं क्या करूं, वहीं से हाथ मोड़ के पीछे ऐसे सुन लेना, कोई आके पूछेगा नहीं मैं क्या करूं, कुछ मत कर, सो जा। अब एक बात सुनो, अब देखो प्लीज प्लीज, अब चुप हो जाओ, बातें खत्म होती है हमारी, पढ़ाई शुरू होती है। अब ये प्लेसेंटा था, डेफिनेशन क्या है? प्री मैच्योर सेपरेशन। देखो सेपरेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सुनो एक, ये यूटेराइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, यूटेराइन आर्टरी आगे जाके किसमें टूट जाती है? स्पाइरल आर्टरी। किसमें? अगर बाई चांस मदर को हाइपरटेंशन है, बाई चांस, तो वेजो स्पाज्म होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, तो ब्लड प्रॉपर नहीं आएगा, और प्रॉपर नहीं आएगा तो प्लेसेंटा के डिटेच होने के फुल चांसेज है। तो बहुत सारे कॉज में एक कॉज क्या हो सकता है? वेजो स्पाज्म। वेजो स्पाज्म देखना नहीं है, ओनली कानों के ढक्कन और आंखों के बटन दोनों क्या रखने हैं? खुले रखने, बस। प्लीज प्लीज ऐसे बात है, सीवीआरटी का मामला सीवीआरटी से निपटेंगे, मजाक करेंगे तब खूब करेंगे। दूसरा हाइपरटेंशन हो गया। दूसरा अगर कोई कोड ही शॉर्ट बना तो बेबी मूवमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा? खंच जाएगा। शॉर्ट कोड है तो खंच सकता है कि नहीं? तो एक कोड अगर शॉर्ट है तो भी एब्रोक्सियो प्लेसेंटा होगा। तीसरा एमिनो सिंथेसिस, नाम सुना? कोलियोनिक विलाई नाम सुना? से कोलियोनिक विलाई सैंपलिंग याद है किसी को? जब हम एमिनो सिंथेसिस करते हैं, कोलियोनिक विलाई सैंपलिंग करते थे, तो हम क्या करते थे? यहाँ पर पंचर करते थे। अगर हमने सही तरीके से नहीं किया तो क्या प्लेसेंटा रप्चर हो गया? डिटेच हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी प्रोसीजर की वजह से हो सकता है कि नहीं? तो कोई अमाइनो सिंथेसिस, कोलियोनिक विलाई सैंपलिंग, तो किसी प्रोसीजर प्रोसीजर की वजह से कोई भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजेनिक। कौन सा कोड हो गया? मतलब किसी प्रोसीजर। तीसरा एक नाम सुना आपने? ईसीवी। क्या था ईसीवी? एक्सटर्नल सीपेलिक वर्जन। बेबी ब्रीच में था, उसको हम सीधा कर देते, तो बेबी ब्रीच में था, बेबी को तो सीधा कर लोगे, प्लेसेंटा का कोड खंच गया तो प्लेसेंटा भी खंचेगी। तो ईसीवी की वजह से भी क्या हो सकता है? एब्रोक्सियो प्लेसेंटा। हाँ या ना? अगर किसी को भयंकर हाइपोटेंशन है तो भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है किसी को, तो कार्डियो आउटपुट कम होगा, तो ब्लड फ्लो कम होगा, यूटेराइन ब्लड फ्लो, तो प्लेसेंटा को परफ्यूजन नहीं हो, तो प्लेसेंटा डिटेच हो सकता है। हाँ या ना? और क्या क्या याद रख सकते हैं आप लोग? अगर ऐसा कोई कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन और ज्यादा एग्रीवेट होता हो और ज्यादा बढ़ता हो, जैसे कोई कोकेन ले रहा है, कोकेन एब्यूज, अगर ऐसी कोई फीमेल जिसको कोई थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, भाई थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा तो ब्लड सप्लाई अल्टर होगी, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोफिलिया बांध सकते हैं, या कोकेन एब्यूज हो सकता है, या हाइपरटेंशन हो सकता है, या ट्रॉमा हो सकता है, या एक्सीडेंट हो सकता है, या वेजोस्पर्म हो सकता है। ये सारे क्या है?
कॉज है इसके, तो बिना कॉज के कभी भी एब्रूशियो प्लेसेंटा नहीं होता। तो सारे कॉज है, कुछ ना कुछ यहाँ आने वाला, या तो ब्लड कम हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, मतलब सीधी बात है, ट्रॉमा हो गया, और या फिर आपने ऐसी कोई ड्रग खाई जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, या कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं आ रही। वो सारे किसके कॉज है? एब्रूशियो प्लेसेंटा। समझ में आ गया कॉज? एक एक कॉज करके अपन देखना, मतलब पहले समझना, पहले टाइम लगा के समझना है, फिर आराम से निकलना। देखो ज्यादा किसमें चांसेस है अगर देखा जाए तो, ये याद नहीं रखना है ना, पहले ही बता देता हूँ। एडवांस एज, एडवांस एज का मतलब ये हो सकता है 19 से पहले, 35 के बाद थोड़ा हाई रिस्क, हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी विद पीरियड ऑफ 5, उसमें थोड़ा ज्यादा चांस रहता है, मतलब ये तो रिस्क और सोशियो इकोनॉमिक, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो पहले चीज बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। कुछ लोग बोलेंगे सर पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से एब्रूशियो प्लेसेंटा क्यों होता है? देखो मजबूरी नाम की भी कोई चीज होती है। अब एक गरीब है, एजुकेटेड नहीं है एग्जांपल के लिए, तो उसको काम करना पड़ता है, ये भी एक रीजन हो गया। उसको अवेयरनेस नहीं है, ये भी एक रीजन हो गया। गांव में आपने नोटिस किया होगा जो एजुकेटेड नहीं होते वो लगभग लेबर होने के एक दिन पहले तक काम करते हैं, इवन वेट बेयरिंग वर्क भी करते हैं, मतलब मजदूरी तक करना पड़ता है, हो सकता है उस दौरान हो जाए। तो कुल मिला के पूरा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रिस्क फैक्टर ज्यादा है यहाँ तक। तो और यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, और नेक्स्ट हाइपरटेंशन। मेनली याद रखना है हाइपरटेंशन से क्या होता है, मैंने सीधे बता दिया, मैं तो स्पार्ट होगा भाई, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड सप्लाई कम होगी, तो इसको फ्लो में लिखना तो ऐसे लिख लो, प्री एक्लेम्स हाइपरटेंशन हो गया, या प्री एक्लेम्स एक ही बात है, उसकी वजह से स्पार्ट होगा वेसल्स में, डेसिडुअल की स्पाइरल आर्टरी में एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगी, एनोक्सिया हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी वेसल्स, उसकी वजह से प्लेसेंटा हेमेटोमा हो जाएगा और प्लेसेंटा डिटेच हो जाएगा। कुल मिला के हाइपरटेंशन की वजह से वेसोस्पाज्म, प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई अल्टर हो जाएगी और प्लेसेंटा डिटेच हो जाएगी। एक तो ये हो गया हाइपरटेंशन। अभी तक आपको एक याद रखना इतने में, कौन सा? स्मोकिंग से भी वेसोस्पाज्म हो रहा है, यहाँ पर भी हाइपरटेंशन। अभी और आगे देखते हैं, यहाँ तक क्या याद रखना, सिर्फ हाइपरटेंशन। देखो एग्जाम को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखना नहीं, अभी सुनना है हाइपरटेंशन। अभी देख ट्रॉमा, हम ब्रिज से क्या कर रहे थे, सिर्फ कब करते हैं? 36 वीक पे पढ़ा है ना हमने, तो उस समय बच्चे को घुमा रहे थे बाहर से, उस समय हो सकता है प्लेसेंटा हट गया, क्यों खींचेगा ना कोड। तो एग्जांपल दिया था आपको, याद करो कि बच्चा मेल पर्सन है, कोई सुपाइन सो रहा है, उसको आप प्रोन करते हो और उसकी आईसीडी लगी हुई है, सेंट्रल लाइन लगी हुई है, तो आउट होने के चांसेस रहते नहीं रहते? आपने कोविड में देखा होगा, सुपाइन से प्रोन करते हो तो सुपाइन सो रहा है तो उसकी सेंट्रल लाइन इधर है, अचानक आप प्रोन करोगे तो आप पहले इन्फ्यूजन वगैरह सब उधर लाके रखोगे, आईसीडी एक दिन सही तरीके से क्लेम करके इधर रखेगा, पॉलिश इधर करेगा, अगर कोई और भी ट्यूब है साइड वाली तो इधर लेगा, क्योंकि बच्चा प्रोन करोगे तो इधर चला जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि बच्चे का हेड उधर है, अब आप नीचे की तरफ ला रहे हो तो कोड ठन सकता है ना, तो एक्सटर्नल सिबिलिक वर्जन और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गिर जाते हैं। अब मूवी देखी हम आपके कौन, उसमें सलमान की भाभी का क्या हुआ था? एब्रूशियो सीरियस मिसली थी ना वो, एब्रूशियो प्लेसेंटा, हाँ हुआ था कि नहीं हुआ था? याद नहीं आ रहा? हुआ था, है? तो इमरजेंसी एब्रूशियो था, तो करवाई ना, ऐसा ऐसा है क्या? तो कोई दूसरी मूवी मैं बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा किसी को कुछ हुआ था, मुझे याद है, किसमें हुआ? मेरे को वही याद है शायद, नहीं नहीं, अरे जब वो सीढ़ियों से गिरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी, अरे थी, मुझे याद है, मैंने देखा था, थी, तुम्हें याद ही नहीं? अरे छोड़ो ना, आज चलो छोड़ो, कोई बात कैंसिल करो। सीढ़ियों से गिरने से भी हो सकता है, तो प्लीज घर में जब चले तो ये श्योर करके चले कि फर्स्ट में पानी नहीं है, क्योंकि मैं एक बार गिरा हूँ, ऐसा गिरा हूँ, एक पैर पाकिस्तान, मेरे एब्रूशियो नहीं हुआ, मैं अगर गिरा ना एक पैर उधर दूसरा पैर उधर, और जिस एंगल से गिरा ऐसा लगता है 3 फ्लोर से गिरा, मैं उठ भी नहीं पाया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। और सिर्फ क्या था, मैं ड्यूटी की तैयारी कर रहा था, जल्दबाजी में पानी पड़ा था और पानी दिखता नहीं है, और ऐसे ऐसे जा रहा था, क्या बताऊं आपको, बैंकर वाला, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं बता सकते, पानी नहीं आ सकता, ये रफ सरफेस, अमीनो सिंथेसिस, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, अरे सुन लो बताओ सर, तुम्हें मेरे पटकने में मजा आता है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, मेरे को गिराने में लगे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे भाई है। मुझे पता है तुम लोग नहीं बोलते, बट वो बोलते, कोई बात ऐसे दिल से बोलते ना, कोई ना, प्यार है? ये मतलब बाहर से बोल रहे हैं, अंदर से इनके लिए बहुत धक धक हो रहा है ना। अब नेक्स्ट, कुल मिला के समझ गए ना, एक्सीडेंट, बाकी छोड़ना क्या करना, सलमान और वो भाभी सब वही है। फिर आता है और क्या क्या, मतलब ये कौन सी पढ़ रहे, हाइपरटेंशन पढ़ लिया, ट्रॉमा पढ़ लो, बस 2 बात हो गई। अभी तक कितनी बात पढ़ी? अब आता है तीसरा, अचानक यूट्रस का कोई डिकम्प्रेशन हो जाए, यूट्रस का कोई डिकम्प्रेशन हो जाएगा, अचानक से कोई यूट्रस कंप्रेस हो जाए किसी कारण से, तो प्लेसेंटा का सर्फेस एरिया कम हो जाएगा। एग्जांपल के लिए, छोटा सा एग्जांपल है, हर चीज को एग्जांपल के साथ बताना पड़ता है। ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस पे चिपका हुआ है, कोई यूट्रस कोई मोड़ दे, कोई यूट्रस कोई मोड़ दे ऐसे, तो प्लेसेंटा हटेगा नहीं हटेगा? समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट शॉर्ट कोड, ऐसा कैसे होगा तुम, अरे तुम्हें अभी तक वो मजबूरी, गरीबी, बेचारी, लाचारी नहीं देखी है, दुनिया बहुत जालिम है, आपको लगता है ऐसे, आप अमीरी अमीरी देखिए, अमीरी के अंदर जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है कैसे केयर की जाती है, पैर रखिए ऐसे ऐसे है, गरीबी में इतना सताया जाता है, फीमेल को इतना सताया जाता है जिसकी कोई हद नहीं। एजुकेशन का कमाल है कि अपन सोचते हैं कि ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे अंदर माइंड आ जाता है, जो गरीब लोग, जो नशेड़ी लोग, इस प्रकार की हरकतें होती है, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी होता है ना, तो अपने को तो सबको पढ़ना है ना, अपन एजुकेटेड क्या है, पैसे तो अनएजुकेटेड आ सकता है, तो फिर बेवकूफ बातें क्यों कर रहे हो तुम, अपनी हथेली पैरों पर रख दो किसी के, लेकिन कोई तो सर पे भी तो रखता है। नेक्स्ट शॉर्ट कोड, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, प्लेसेंटल एनोमली, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा थोड़ा बड़ा हो, 2 लोब हो, तो बाई चांस नीचे आ जाए, ये थोड़ा ऐसे ही फॉलिक एसिड, ऐसा बहुत, ये भी रिसर्च है, जरूरी नहीं है। यूटेराइन फैक्टर, कैप्टेड यूट्रस था, सबम्यूकस फाइब्रोइड, उसकी वजह से प्लेसेंटा डिटेच होगा, क्योंकि जो यूट्रस ब्लॉक किया, जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई, छोटा प्लेसेंटा इंप्लांट हुआ, उस समय यूट्रस छोटा था, जो जो यूट्रस बढ़ेगा तो यूट्रस सेप्टेड है, बीच में फोल्ड ऐसे, अब वो खुलेगा तो प्लेसेंटा हट जाएगा, जब वो खुलेगा तो प्लेसेंटा हट जाएगा, टॉर्जन, यूट्रस का ट्विस्टिंग हो जाएगा किसी कारण से,
भाई किसी कारण से ट्विस्टिंग हो जाए, ऐसा होता भी है। एक एक्सीडेंट हुआ था, हमें याद है एक्सीडेंट क्या हुआ था, सिंपल। अभी एक केस आया था 2 महीने पहले, उसको सेम ये टॉर्जन टाइप ही मान लो, या फिर आप बोलो कंप्रेशन क्या होता है, कैसे हुआ टॉर्जन और कंप्रेशन दोनों रिलेटेड चीज है। जैसे अभी एक गाड़ी चला रहा था, अपने घर पे जा रहे थे, कोई फेस्टिवल वगैरह था, तो उसने जो ड्राइवर था उसने लगा रहा था सीट बेल्ट। ड्राइवर कौन था, जो साथ में बैठी थी मैम, उनका हस्बैंड था, सीट बेल्ट लगा रखा था। एक बच्चा था, उसकी सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ था, और उस बच्चे की माँ थी, उसके सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ था, और वो प्रेग्नेंट थी। वो जा रहे थे और अचानक से क्या हुआ, गाड़ी चलाते चलाते सामने से या तो कोई साइड से कोई ट्रक आया, कुछ भी हुआ, अचानक से उसने ब्रेक मारे, तो जिसके सीट बेल्ट लगा होता है वो आगे जाता नहीं है, क्योंकि उसको पीछे सीट बेल्ट खींच लेता है। और जिसने ब्रेक मारा उसको पता नहीं होता है कि मैं ब्रेक मारा, वो टाइट कर लेता है अपने आप को, ये भी हो सकता है। लेकिन साइड वालों को थोड़ी पता होता है ब्रेक लग रहा है या बच्चा सो रहा है या कुछ भी था, तो जोर से ब्रेक लगाया उसने, बच्चा दीवार आगे जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ व्हाट उसका इंटरनल ब्लीड होगी, बच्चा एक्सपायर हो गया। और फीमेल अचानक से सीट बेल्ट नहीं था, उसके आगे जोर से लगी, तो उसका भी एब्डोमेन उसके सेल्फ पे लगा जाके, और उसको भी एब्डोमिनल प्लेसेंटा हो गया, और वो बच्चे की फीमेल, लेकिन उस पर्सन के कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चा एक्सपायर हो गया, एब्डोमिनल प्लेसेंटा सीधी बात है, प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट हुई, और उसके तो हेड में लगी थी फीमेल के। तो सीट बेल्ट का कितना बेनिफिट, आप बोले सीट बेल्ट से क्या करोगे, सीट बेल्ट का मतलब ये है कि भाई चांस आप नींद में भी सो रहे हो, किसी ने ब्रेक भी लगा, तो आप आगे तो नहीं जाओगे, कम से कम बच जाओगे। एनी टाइम आप कहां अवेयर रहोगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि कुछ भी हो, उसका एक सीट बेल्ट कुछ नहीं हुआ, बच्चा पकड़ा हुआ था उसके, फीमेल के बच्चा पकड़ा हुआ था, लेकिन फीमेल के खुद की सीट बेल्ट नहीं था, तो जोर से टकराई, आगे बच्चे का सर, बाहर से इतना भी ब्लड नहीं है, अंदर से ब्लीडिंग हो गई, बच्चा तुरंत खत्म हो गया। तो ऐसा होता है। तो ये क्या हो गया, अचानक से यूट्रस जोर आया, हो गया, ऐसा हो सकता है। कोकीन अब्यूज और थ्रोम्बोफिलिया, ये इतने कॉज है, तो आपको बेसिक बेसिक याद रखना है, थ्रोम्बोफिलिया याद रखना है, कोकीन अब्यूज याद रखना है, टॉर्जन याद रखना, शॉर्ट कोड याद रखना, हाइपरटेंशन याद रखना, ट्रॉमा याद रखना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, कुल मिला के बिना कॉज के एवोल्यूशन प्लेसेंटा, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है। हमारे इधर तो धूप में बारिश होती है कि नहीं होती, कुछ लोग बोलते धूप में कैसे बारिश होती है, अरे भाई कुछ भी हो सकता है, राजस्थान है प्रधान। चलो लिखो कॉज, तुम्हारे उधर नहीं हो सकती, होती है। राजस्थान में मतलब एक जैसा रहता है सब कुछ, सर्दी पड़ती है तो भयंकर पड़ती है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं अभी, इसलिए लिख लो तुम, ठीक रहेगा। ऊपर वाली 4 लाइनें याद, इसलिए तुम फर्जी लाइनें याद करते हो ना, इसलिए तुम्हारे एग्जाम नंबर कम, तुम मेन लाइन भूल जाते हो, है ना। जिसको याद करना उसको तो करते हो नहीं, जिसको याद नहीं करता उसको याद करते हो। ये एग्जाम में बोलते हो किसको याद करूं किसको भूलूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मगर तुम याद रहते हो। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। सुनो एक बात और, कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कल कोई कह रहा था तुम इस सन सिटी में रहते हो, कल कोई कह रहा था तुम इस सन सिटी में रहते हो, ये कैसी शोहरत है मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। चलो क्या हुआ, किसके लिए नहीं है, बस ऐसे अपने लिखे हुए हैं, पुराने तराने हैं, बस ऐसे आते हैं, है? मैं आपके क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसी चीजें मतलब याद करने का शौक है, बस इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे याद कर लिए बस, है। जगह हम कह रहे नहीं है बाबू, तुम लिख लो। इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का वर्ड है प्रीवैलेंस, कम्युनिटी एज नर्सिंग का वर्ड है। प्रीवैलेंस का मतलब है टोटल केस, ओल्ड प्लस न्यू, प्रीवैलेंस इज ए प्रोपोर्शंस, प्रीवैलेंस टोटल केस कितने उसको बोलते हैं, इंसिडेंस किसको बोलते हैं, न्यू केस जो होते हैं उसको इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। मैंने एपीएच का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आपके टेस्ट में, मैंने इतने में भी हो गए 50, क्या करूं, अगली बार एपीएच के पूछेंगे नेक्स्ट टाइम। तुमने एपीएच सबसे ज्यादा पढ़ा होगा। मेरी एक दो गंदी आदत ये है कि जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं पहले बता देता हूँ, तुम्हारे नंबर तो मैं तो सोच रहा था सबके पूरे पूरे आ जाएंगे, कि पेन कब होगा, एक्टोपिक में 6 वीक पे होगा, साइन क्या होता है कि ये होता है, कॉज क्या होता है कि ये होता है, फिर भी तुम्हारे नंबर नहीं है। आज सच में मेरे को ऐसा हो रहा है कि तुम पढ़ाई नहीं करते, मतलब तुम्हारे 40-50 नंबर भी क्यों है, मेरे समझ से बाहर है। क्या किया जाए बताओ, मैं सोच से परमिशन लेता हूँ, फिर एक डंडा गड़वाता हूँ जोरदार,
यहाँ रखता हूँ। फिर टेस्ट वाले दिन नाम बोला, खड़ा किया, जो होगा देखा जाएगा, कर लेना जो तुम करना है। भाग जाओगे इससे ज्यादा क्या होगा? भाग जाना, ले दम भेज थॉमस, भाग जाना, हमें क्या है? कम से कम 2-4 रुकेंगे, वो तो सिलेक्ट होंगे। साल तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे नहीं तुम्हारा हो के रहेगा। अरे बेवकूफो, तुम 7 दिन का 7 दिन में याद नहीं करते, 7 महीने बाद तुम कैसे याद रख पाओगे? और हमेशा हम ऐसे बोलते हैं लैंग्वेज थोड़ी क्वेश्चन की घुमाओ, टफ करो, घुमाओ। मैं तो जानू मैंने इतने भी 30 नंबर आ रहे हैं, टफ कर दी -30 आएंगे। इतनी बार सबने बोला, अभी तक हमने टफ की नहीं। हर बार बोलते सर घुमाओ थोड़ा थोड़ा, वो करो, क्या बोलते उसको, ABC मिलाओ, उसको उल्टा सीधा, वो मैच वाला करो। ऐसे में भी ये मिस मैच हो रहा है इनका। इतने में इनके नंबर आ रहे हैं 50-60, जिसमें सारे पढ़ाई हुई चीजें अगर मिस मैच कर दिया तो फिर सारे मिस के अंदर गलत गलत नंबर आएंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी ना। हो गया? मतलब ट्रॉमा भी एक कॉज है। ट्रॉमा में तुम कुछ भी लिखा था, ट्रॉमा याद रखना है बस। ट्रॉमा माइंड में रहेगा तो तुम्हारा एक्सटर्नल सिविलिक रहेगा, सीवीएस रहेगा, अमाइनो सिंथेसिस रहेगा, निडल पंचर कुछ भी है। निडल पंचर में आ गया सीवीएस वगैरह, जो भी मैंने निडल पंचर लिख दिया ताकि तुम्हारे माइंड में सेव रहे बस। तुम लिखो, बातें मत करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ बताओ। ऐसा तो नहीं है बट हाँ हाँ, फ्रीक्वेंटली यूज करोगे तो हार्मोन को सप्रेस करेगी ना। एक तरफ से बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो प्रोजेस्टेरोन बन रहा है। अब आर्टिफिशियली उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो बार बार। अगर रिपीटेड यूज करोगे, चाहे एमटीपी हो चाहे कोई भी ऐसी ड्रग हो जो अबॉर्ट करवाए, अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एमटीपी जो ड्रग होती है ना किट, इसको अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग भी बोलते हैं। तो अगर ये ऐसी ड्रग बार बार रिपीटेड यूज होगी तो 2 कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। एक तो पीआईडी होगा फीमेल को, पीआईडी होगा। क्यों? क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई वापस आप उसको क्या कर रहे हो, एबॉर्शन करवा रहे हो, तो एक्सपेल आउट होगा एबॉर्टस जो पार्ट है, तो कुछ दिन अंदर रहेगा, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, वापस ब्लीडिंग होगा, ऐसे होगा। तो फॉरेन पार्टिकल वापस, और बार बार यूज करोगे तो आप बॉडी के अगेंस्ट उसका यूज कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क आता है। फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज करने से होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिपीटेड यूज से इनफर्टिलिटी होता है, ऐसा मानते हैं। ठीक है? क्या है? क्या है? समझ गया? आप है ना, आप खड़े हो, खड़े हो। किसके आपका है? खड़े हो। नहीं नहीं, खड़े हो, इधर मुर्गे बड़े बेवकूफ। इतना जोर से मुर्गा बनाऊंगा आवाज आएगी कश्मीर तक। नहीं समझ क्यों नहीं आया? किस में? एनीमिया में क्या कम होता है, ब्लड या सरसों का तेल है? तो प्लेसेंटा प्रीविया में मैंने बोला एनीमिया होता है, नहीं बोला मैंने शौक नहीं बोला। एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ता हूँ सबको आंसर आएगा, इसको नहीं आया है। देख, क्वेश्चन ये है, कल चिल्ला चिल्ला का वाला में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं जानबूझ के पूछा नहीं, मैंने पढ़ा दिया, सब राइट कर लेंगे। जानबूझ के नहीं पूछा, सब राइट कर लेंगे। और ये भाई साहब एनक्लेव सॉन्डर्स का क्वेश्चन लेके आया है। सॉन्डर्स का ये ठीक है, जो भी है। क्वेश्चन पढ़ूं? एक मैटरनिटी नर्स है जिसका नाम है अबरार। आर यू नर्स? ओके। इज प्रिपेयरिंग फॉर द एडमिशन ऑफ ए क्लाइंट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने क्या बोला, एक तो होता है सीधा सवाल और एक होता है नौ सेट में सीन बना के देना। तो एक अबरार है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल आई है, उसके वो उसकी हिस्ट्री चेक कर रहा है, उसको वजन ब्लीडिंग है, और वजन ब्लीडिंग में डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको प्लेसेंटा प्रीविया है। क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया है। द नर्स रिव्यू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन। नर्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को देख रहा है, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन डेवलप करता है। एज इट इज मैंने ये वर्ड बोला था कल। तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं पढ़ के आता हूँ, घर जाके शाम को सोता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ कि क्या क्या कौन सा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जो क्वेश्चन पैदा करता है। मैनुअल प्री एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? बिना किसी मशीन के मैनुअली जो एग्जामिन होता है वो प्री एग्जामिनेशन होता है। तो कौन सा करता है? ऑप्शन ए, सुना, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, क्या ये क्वेश्चन डेवलप करेगा? ये तो परवाह नहीं है। एक ऑप्शन है फीकल हार्ट रेट चेक करते रहना चाहिए, क्या ये सही है गलत है? तीसरा, पेशेंट का हीमोग्लोबिन और हीमोटोक्रेट चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो थोड़ा एनीमिया का रिस्क रहता है। 3 ऑप्शन हो गए, चौथा ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। मैनुअल पीवी एग्जामिनेशन या मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, ये क्वेश्चन गलत है, तो फिर क्या डाउट है? इसलिए क्या क्या पूछना है? कौन? इतना चीज आराम से पढ़ा है, कोई भी सॉन्डर्स का क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, कोई मौस भी नहीं हो सकती, गारंटी दे रहा हूं मैं। उसके बाद भी तुम बेवकूफ क्वेश्चन नहीं समझते। तुम क्या लिखा है? इन द मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर द नर्स यूज 3 एंटीसेप्टिक टेक्निक एलिमेंट्स आर। जब आप सेकंड स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आप माइंड में ये चीज रखते हैं कि मुझे थर्ड स्टेज में कोड कटिंग के टाइम में क्या क्या ध्यान रखना है। ध्यान रखना है ना ये बात। इतना पढ़ा मैं, एज क्वेश्चन बोलता हूँ बुक के, और फिर भी तुम भूल जाते हो। देखो मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है एनक्लेव सॉन्डर्स मॉसबी लिपिनकोड को इजी करना है तुम्हारे लिए। तो कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाने आते हैं तो पहले पढ़ के आते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ताकि तुम जो ही पढ़ो तो आंसर आ जाए। और फिर भी तुम पूछते हो ऐसे सवाल। डाउट पैदा कैसे हुआ? कैसे हीमोग्लोबिन क्यों चेक करेंगे, इसमें डाउट है। तो भाई एनीमिया एनीमिया हेमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी, कल तो इसके ऊपर तो महाभारत हुई पूरी, और आज पूछ रहा है वनवास किसका हुआ। बट अच्छा है पूछ लिया करो, ऐसा नहीं हो मेरे डांटने से तुम लोग पूछो ही ना, नुकसान हो जाएगा। पूछने से ठीक रहता है, मैं तो डांटू, मेरी आदत जाएगी नहीं वो।
कभी नहीं जाएगी। बुरा लगे तो लगे, मत पूछो मेरा क्या है। क्या कह रहा है? क्या मेरे को समझ नहीं आया आंसर। हाँ, नहीं अपने बनी कौन से दिन भी पूछो आप। चलेगा, सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को अपना खुद का कर लो, गुरुवार गुरुवार को विष्णु जी का, शुक्रवार को संतोषी माता, शुक्रवार को संतोषी माता ज्यादा फेमस है, मैं देखा है शुक्रवार को संतोषी माता का खूब करते हैं, यूपी वाले ज्यादा सब करते हैं अच्छे से। शनिवार को है शनिदेव भगवान, राहु केतु बचा दे। रविवार को संडे। हाँ, तो मुझे भी याद है सब किसका कौन से डे को होता है। कर लेना चाहिए फास्ट। बुधवार को किसका होता है बता दो। गणेश जी का बुधवार को, गुरुवार को विष्णु, मेरे को विष्णु भगवान का याद है, साईं बाबा का भी होता है। ठीक है, फिर सब हो गया। तो अभी 7वें दिन करो आप। आगे बढ़ो। नहीं है, हाँ। पहले कोई एब्रोप्सिव प्लेसेंटा लास्ट प्रेगनेंसी में होगा क्या, उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है ना। और पहले जिस चीज का रिस्क है तो उसमें इस बार भी रहता ही है, ये तो हर एक प्रेगनेंसी में पढ़ेंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर भी यही है, प्रीविया के भी यही है, एक्टोपिक के भी यही है कि पहले जो होगा उसमें रिस्क फैक्टर तो ज्यादा है, उसका एक्स्ट्रा अवेयरनेस तो नहीं है, एक्स्ट्रा कॉशन तो रखना ही है उसके लिए। ये हो गया आपके कोच, सबने लिख लिया ना। तो नहीं सर, तो फिर बैठो, मैं क्या करूँ। पसीना कैसे हो रहा तुम, तुम पसीना से पैसा आता है जाता है, जाता है, आता है ठीक। अब सुनो साइन एंड सिम्टम्स प्लीज। अब पैसे अपने पास आएंगे, तुम टेंशन मत लो। तुझे क्या पता, कुछ भी नहीं होता, मुझे पता है सब। मैं यही सीखता हूँ पैसा कैसे आता है और कैसे जाता है, फिर भी चला जाता है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड। देखो साइन सिम्टम सबको याद है, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे याद नहीं है। ब्लीडिंग कैसी, यूटस कैसा, रिजिड हार्ट टेंडर, पेन होगा नहीं होगा, कॉज प्रेजेंट है नहीं है, आंसर हो गया साइन सिम्टम। देखो डायरेक्ट रेड वेजिनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज हाई, द यूटस और मिनिमल, देयर कैन बी एब्सेंस ऑफ, हो सकता है ब्लीडिंग आ रहा है या नहीं भी है, जब आएगी तो कैसी होगी, यूटस मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं होगा, यूट्राइन रिजिडिटी, सीवियर एब्डोमिनल पेन्स, फीटल डिस्ट्रेस होगा, साइन ऑफ शॉक सीवियर केस में। ये हो गया सारा। वो सीधा सही बात है, इसमें उसमें प्लेसेंटा ही नीचे होता है, उसमें प्लेसेंटा, इसमें प्लेसेंटा नीचे नहीं है, ऊपर से डिटेच हुआ है, आधा चिपका हुआ है आधा डिटेच हुआ है, तो ब्लड मिक्स हो गया, कुछ मदर का ब्लड, कुछ एंडोमेट्रियम का ब्लड, कुछ यूट्रस का ब्लड, तो वहां से वहां तक का तो सफर होता है। जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा हो, एक होता है हेमेटोचेजिया, एक होता है मेलिना, पढ़ा आपने। हेमेटोचेजिया क्या होता है, क्योंकि जब लोअर आपके कॉलन में अगर कोई घाव हुआ, स्कार हुआ, लीजन हुआ, तो फ्रेश ब्लड आता है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में या अपर कॉलन में या फिर इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में कोई डैमेज हुआ है तो मेलिना होता है, हेमेटोचेजिया नहीं होता। तो इसमें अंदर क्या, प्लेसेंटा नीचे नहीं है, प्लेसेंटा ऊपर है, तो बाहर आते आते बीच में और कुछ भी मिक्स हो सकता है, इस वजह से उसके कंपैरिजन में ब्लड नहीं होगा, उसमें प्लेसेंटा खुद ही नीचे है, जस्ट सर्वाइकल उसके पास में। कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट लिख देना कहीं पर भी, है ना, चाहे यूटेराइन पेन में लिखना, चाहे सीवियर एब्डोमिनल पेन में लिखना, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट, क्योंकि आजकल पेन की जगह कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आता है क्वेश्चन में, तब तो उसको सुनो ही ना बाई चांस। वैसे मैंने साइन सिम्टम एक साथ पढ़ा दिया, लेकिन इसके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है साइन सिम्टम का, वो हम अलग से पढ़ेंगे। दोनों में से डेंजरस कौन है, प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रूशियो प्लेसेंटा। वैसे दोनों डेंजरस है, पर दोनों में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो डेंजरस कौन है। एब्रूशियो प्लेसेंटा इसलिए डेंजरस है कि प्लेसेंटा हट चुका है। अब तो एक ही इलाज है, फटाफट से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करो, वरना बेबी के साथ साथ मदर भी जाएगी। प्लेसेंटा प्रीविया में अगर फीमेल स्टेबल है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा जहां भी है इम्प्लांटेड तो है कम से कम, भाई अब नॉर्मल पे है लेकिन इम्प्लांटेड तो है, इसमें हट चुकी है, हट चुकी है, इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया फिर इमरजेंसी है, इसीलिए इसका नाम ही एक्सीडेंटल प्लेसेंटा रखा है, क्या हो चुका है एक्सीडेंट, एब्रूशियो प्लेसेंटा का मतलब एक्सीडेंट हो गया, अब आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते आप। आगे बढ़े। जी, जी सर। अब देखो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, इसको रटोगे तुम रटते रह जाओगे, तुम्हें कभी याद नहीं होगा, समझोगे तो तुम्हें रटना है ही नहीं, सिंपल है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आप सीवियरिटी क्या है,
कुछ नहीं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, बस ऐसे। तो देखो इसमें ग्रेड है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, ग्रेड को 4 भागों में बांटा है, आराम से सुनना है। एक है ग्रेड 0, और सच में 0 ही है वो। दूसरा ग्रेड 1, लिखना नहीं है, ग्रेड 2, ग्रेड, टोटल कितने ग्रेड हो गए, 4। ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 0 का मतलब ये है कि ऐसा एब्रुप्सियो प्लेसेंटा जो हमें पता ही नहीं चला, जब हर स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हुआ तो पता चला कि साइड से हल्का सा हटा हुआ था। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊं कि ये अगर यूट्रस है और ये प्लेसेंटा इंप्लांट हो रखा है, साइड से इतना सा ऊपर है तो ऊपर ही ना, हट तो चुका है लेकिन इतना सा जैसे कोई बेबी के ऊपर मदर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो इसका पता कब चलेगा, जब डिलीवरी होगी तो साइड से या तो अपीयरेंस अलग ही होगी या तो ड्राई ड्राई होगा यहाँ से। आपने नोटिस किया होगा जब आप, अभी तो आप बहुत समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए, आपकी कोई चोट लगती है तो आपके ऊपर एक वो बनता है, एक स्टार, पपड़ी जैसी जम जाती है, आपने देखा होगा। तो एक साइड से पपड़ी उतरती है, तो जो पपड़ी उतर जाती है वो ड्राई हो जाता है, जो चिपका हुआ रहता है वो वेट रहता है, जो उतरा हुआ होता है वो हमेशा सेम वही है। तो पपड़ी जो प्लेसेंटा जो साइड में हल्का सा हट चुका है वो कैसा होता है, ड्राई होता है। तो पूरा हट जाए तो सीवियर हो गया, तो जैसे ब्लीड हो सकता है, और थोड़ा सा हट जाए तो वो क्या होता है, ड्राई ड्राई रहता है। तो जब ये पता कैसे चलेगा ग्रेड 0 का, थर्ड स्टेज में जब प्लेसेंटा बाहर आएगा ना, तो पता चलेगा कि थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई साइन सिम्टम नहीं आएंगे, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, डायग्नोसिस ओनली पॉसिबल आफ्टर सेकंड स्टेज या ड्यूरिंग सेपरेशन। तो ग्रेड 0 में कोई साइन सिम्टम नहीं आएंगे। फिर आता ग्रेड 1। ग्रेड 1 का मतलब है कि एब्रोसियो प्लेसेंटा हुआ लेकिन इतना सीवियर नहीं हुआ कि मदर को भी जान का खतरा हो और बेबी को भी जान का खतरा हो, मतलब वाइटल्स ठीक से मानो, या फिर सिम्टम्स पॉजिटिव होंगे। क्या क्या होते हैं सिम्टम्स एब्रोसियो के, टेंडरनेस, यूट्रस रिजिडिटी, दो बात याद रखनी, क्या क्या, टेंडरनेस और रिजिडिटी इज प्रेजेंट। ग्रेड 1 में क्या याद रखनी, दो बातें, टेंडरनेस प्रेजेंट मतलब रिजिडिटी प्रेजेंट, पेन प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट, दो ही बातें होती है, रिजिडिटी और टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, अच्छा टेंडरनेस का मीनिंग क्या होता है, बताना। अपेंडिसाइटिस में कौन सी टेंडरनेस होती है, रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड, राइट लाइक फोर्स, आप दबा के ऐसे करते हो दर्द होता है। एक होता है पेन, पेन का मतलब है आप चाहे टच करो या मत करो पेन होता है, दबाने पे आंख की आवाज आती है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडरनेस बोलते हैं। मरीज जोर से चिल्लाएगा, दबाओगे तो टेंडरनेस, तो बोलते हैं टेंडरनेस। तो जब ऐसे ही दर्द हो रहा है तो पेन ऐसे करोगे, पाल्पेट करोगे तो मरीज चिल्लाएगा, सीधी बात है। तो टेंडरनेस होगा, पेन होगा, रिजिडिटी होगी, कॉन्ट्रैक्शन, ये ग्रेड 0 का साइन है। अब आता ग्रेड 2, हाँ ग्रेड 1 के साइन थे ये, ग्रेड 0 में तो कुछ है नहीं ना, ग्रेड 1 के ये साइन। अब आता ग्रेड 2, ग्रेड 2 में पहले किसका खतरा है, फीटस का, मदर का, पहले किसकी जान को खतरा है, प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई किसको हो रही। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, रिजिडिटी, पेन और टेंडरनेस के अलावा एक साइन और ऐड हो जाएगा, क्या, फीटस डिस्ट्रेस या फीटस डेथ। क्योंकि फीटस डिस्ट्रेस दोनों, मतलब डिस्ट्रेस बोलो या डेथ बोलो, मतलब फीटस ना के बराबर है, गया। और ग्रेड 3 इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, मैटरनल शॉक, सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक बिकॉज ऑफ द हेमरेज। तो मैटरनल शॉक, समझ में आई बात। ग्रेड 0 में कुछ नहीं, ग्रेड 1 में साइन सिम्टम ओनली, ग्रेड 2 में फीटस डेथ या फीटस डिस्ट्रेस ऐड हो गया, उसमें ऐड होना मतलब साइन के साथ में ऐड होना है। और ग्रेड 3 में फीटस डेथ के प्लस मैटरनल शॉक हो सकता है, ट्रीट नहीं किया तो मैटरनल भी डेथ हो सकती है, मतलब मैटरनल शॉक है। समझ में आ गया क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, कोई डाउट। ग्रेड 0 कुछ नहीं, ग्रेड 1 साइन सिम्टम्स, ग्रेड 2 फीटस डेथ या फीटस डिस्ट्रेस, ग्रेड 3 मदर। क्लियर हुआ, लिखवा दो। ग्रेड 0 का पढ़ो एक बार, जो मैंने बोला वही है। ग्रेड 1 40% जितने ऑब्जेक्टिव परसेंट आता है उसमें 40% ग्रेड 1 के सिम्टम्स, वेजिनल ब्लीडिंग होगी, टेंडरनेस होगा, बीपी और फाइब्रोसिस सब नॉर्मल है, बीपी अभी तक चेंज नहीं हुई है, मतलब ब्लीडिंग ब्लीडिंग कम है, तो बीपी में ज्यादा चेंज है, मतलब सिर्फ साइन सिम्टम है, फीटल हार्ट साउंड गुड, दैट्स मीन नो डिस्ट्रेस। ग्रेड 1 में, तो फीटल डिस्ट्रेस कौन से क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 2 में। समझ में आया क्या, इसमें सिर्फ साइन सिम्टम है। साइन सिम्टम क्या होता है, यूटेराइन रिजिडिटी और टेंडरनेस, पेन और कॉन्ट्रैक्शंस, बट फाइब्रिनोजन, लैब प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, ये अभी ठीक है, इतनी सीवियरिटी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग है ब्लू प्लेसेंटा का। हो गया,
डन, ब्लीडिंग बढ़ गई, वो तो है ही। जो ग्रेड 1 के साइन है वो तो है ही, ग्रेड बढ़ता है तो ऐड होते हैं, साइन ऐड ऑन होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले वाले खत्म हो जाते हैं, साइन उसमें ऐड होते हैं। तो ब्लीडिंग है, टेंडरनेस है, जब ब्लीडिंग बढ़ती है तो बीपी बढ़ती है, कम होती है, बीपी कम होती है, और हाइड्रेट, भाई हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, धीरे धीरे हाइपोवोलेमिया होता है, तो जब भी हमें डिहाइड्रेशन होता है तो बीपी कम होती है और पल्स रेट वही है, पल्स रेट बढ़ रही है, बीपी अभी तक बॉर्डर लाइन पे है, हाइड्रोजन कम होने लगा है, क्योंकि जब कोगुलेशन प्रोफाइल बिगड़ जाता है अंदर से। अब मदर में शॉक नहीं है, शॉक किसमें होगा, लास्ट में, तो इसमें क्या ऐड करूं, फोड़ दो, तुम फोड़ दो, सब फोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम फोड़ दिया, वाह, नंबर फोड़ो ना तुम, 100 में से 90, 95, 97, 99, वो फोड़ो ना तो मानू, वो तो फोड़ते नहीं हो। मेरा भी फोटो नहीं लगा यहाँ पर है? तो फैकल्टी तो लगा सकते हैं ना, मस्त वाला, इसमें वो लिस्ट नहीं लगी है ना मेरी, वो होनी चाहिए कि थोड़ा ये देखो तो ये थोड़ा लगेगा, हाँ, वरना आप हल्के में ले रहे हो थोड़ा, भाई मेरे भी लिस्ट से तुम्हारा पेज भरता है तो तुम्हें पता चलता है झूठ नहीं फेंक रहा है? मैं इस बार बोलूंगा सर को, मैं सर अपना एक फोटो और अपनी लिस्ट लगाओ, लगाओ भाई, एक बार तो लगाओ कम से कम, बच्चे आए देखत करी क्या, ठीक है, चलो, पता है पहली पहली बार बच्चे आते हैं ना, वो बोलते हैं ये भी पढ़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, सच में ऐसे बोलते हैं ये भी पढ़ेगा क्या, नहीं मैं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ढोल बजाऊंगा यहाँ साइड में, बेवकूफ कहीं के, सही में ऐसा बोलते नहीं, बोलते तुम लोग गली वाले, हाँ, अरे नहीं बोलो, मैं क्या, बच्चे खुश बोले मेरे को, सच बताओ, मैं, हाँ सच बता दो, पहली बार हम जब आए थे ना, हमें लगा ये पढ़ाएंगे, ये, या देख लो, मन की बात निकल रही है नहीं निकल रही, मत निकालो, फायदे में रहोगे, कोई बात नहीं। टेस्ट देख के कुछ लोग एब्सेंट हुए क्या, मुझे ऐसा थोड़ा ऐसा लग रहा है, उनकी बैंड बजानी पड़ेगी और कुछ नहीं, कौन कौन हुआ मैं देख रहा हूँ, रुको रुको तुम, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना टेस्ट में, क्लास लेता ना पहले तो पता, टेस्ट में इतना ध्यान नहीं रहा, फिर भी राहुल तो ये बेटा, एक वो यहाँ बैठी थी, मैं वो कहाँ गई आगे, हाँ, वो यहाँ से आगे से गायब हुई, यहीं से एक, और वो कहाँ है, गायब है, हाँ कहाँ गई वो, और इसका कल याद दिलाना मुझे, कल याद दिलाना, वैक्सीन लगे अब, टेस्ट में आगे क्लास नहीं, एवोल्यूशन प्रेजेंट ऐसी चीज मिस कर रहे हैं, जिंदगी में एक बार मौका मिलता है पढ़ने का, बेवकूफ वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, और भी हुए हैं मिस, मिस्टर भी हुए हैं और मिस भी हुए हैं, लड़के भी हुए हैं, सबका नंबर लगेगा कल, आगे बढ़े, अगर रीनल ब्लड फ्लो नहीं होगा तो यूरिन आउटपुट कहाँ से आएगा, तो एनयूरिया भी हो जाता है ना, आपने सीकेडी पढ़ा ना, वैसे नॉर्मल जीएफआर कितना होता है, 0.25 ml पर मिनट या पर आवर, 125 ml पर मिनट, सीकेडी कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, पांच, क्लासिफिकेशन में पांच होती है ना, स्टेज 1 2 3 4 5, 125 से 90 होता है तो उसको कितना बोलते हैं, स्टेज 60 से 90, 60 टू 92, स्टेज 2, 30 टू 60, स्टेज 3, 15 से 30, स्टेज 4 लेस देन 15, और 5 को हम ईएसआरटी बोलते हैं ना, एंड स्टेज, इसमें वापस किडनी के वापस आने के चांसेस, इसमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांटेशन करना, जब एक किडनी निकालते हैं दूसरी लगाते हैं, ऐसा करते हैं, निकालते क्या, किसी को नई किडनी लगाते हैं तो पहले वाले निकालते क्या, निकालते कि नहीं निकालते, तो कहाँ लगाते, तो कहाँ लगाते हैं, या स्टाइल, अपने आप में ये मतलब कुछ नहीं होगा इसका, ये ना कैसा फिट हुआ मस्त, ये लाइक दैट किडनी, पहले वाली किडनी से रीनल आर्टरी वेन नर्व सप्लाई वगैरह उसका काट के उसमें अनस्टोमोसिस कर देते, जोड़ देते, नई किडनी लगा देते, उसको हटाते नहीं, तो कुछ अंदर वो रिएक्शन नहीं करती क्या, है, अरे पुरानी वाली कौन सा ग्राफ रिजेक्शन, पुरानी वाली किडनी कुछ प्रॉब्लम नहीं करती, करती कि नहीं करती, मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ, अब एक सुनो, उस टॉपिक को वहीं छोड़ो, मुझे नहीं पता करती नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसको लिखना नहीं है, ये समरी है, एक तरफ पेशेंट प्रीविया है, एक तरफ ब्रूशियो, लिखना लीगली प्रोहिबिटेड है, कानूनन जुर्म है, जुर्म है, ब्लीडिंग कैसी होगी, पेनलेस और कॉज लेस, बार बार, इसके अंदर पेनफुल किसी न किसी कॉज की वजह से, ब्लीडिंग हमेशा की हमेशा बाहर आएगी, किसमें,
इसमें आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कभी आएगी कभी नहीं भी आएगी। इसमें ब्लीडिंग एकदम, इसमें थोड़ी थोड़ी, इसमें जनरल कंडीशन ऑफ एनीमिया, जितना ब्लड लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग एनीमिया होता है। इसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट है, क्यों? जरूरी नहीं है कि सारा ब्लड बाहर आए, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, पता ही नहीं चलता ना हमें, क्योंकि कंसीड हो गया तो हम आइडिया कैसे लगाएंगे कितना ब्लड लॉस हुआ। फीचर्स ऑफ प्रीएक्लेम्सिया जरूरी नहीं है, इसमें हाइपरप्रीएक्लेम्सिया होता है तो एब्रोप्सिया होता है। इसमें हाइपरटेंशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉज ही नहीं है, ये तो इम्प्लांटेशन के टाइम की प्रॉब्लम है। ये जिसको प्रीएक्लेम्सिया होता है उसमें 1/3 में एब्रोप्सिया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन भी तो एक कॉज है, तो प्रीएक्लेम्सिया की डेफिनेशन भी तो हाइपरटेंशन है, तो ठीक है, तो मतलब प्रीएक्लेम्सिया की वजह से एब्रोप्सिया हो सकता है। और हाइट ऑफ यूट्रस थोड़ा सा ज्यादा दे सकता है, इसमें ज्यादा दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, जरूरी नहीं है। यूट्रस कैसा रहेगा एकदम, मुझे लगता है ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला बात है। यहाँ पर रिजिड और टेंडर, माल प्रेजेंटेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट आगे आड़े तो फीटस नीचे आएगा नहीं, इंगेज हो गई नहीं, और पीवी एग्जामिनेशन भी करोगे बाई चांस भी गलती से हो गया तो फीटस हेड या फीटस का लोअर पार्ट टच नहीं होगा, इसका मतलब माल प्रेजेंटेशन होगी, इसमें फीटस नीचे ही है, समझ में आई? तो माल प्रेजेंटेशन की रिस्क उसमें नहीं है। फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा जहां भी है इम्प्लांटेड है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई हो रही है प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा को दिक्कत नहीं हो रही है, इसमें हट चुका है, तो फीटस की डेथ कहां से होगी सप्लाई? प्लेसेंटा कंफर्मेटेड डायग्नोस प्लेसेंटा कहां पर है इसमें कहां है? अपर में ही है, तो हटा है तो जरूरी थोड़ी नीचे गिरा है, तभी तक हटा दो, हटा होगा। वेजिनल एग्जामिनेशन इसमें प्लेसेंटा इसमें करेंगे बाई चांस किसी का डबल सेटअप करो चाहे टीवीएस करो तो कहां मिलेगा? लोअर में, इसमें लोअर में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया क्या बात? एक तो प्रेडिक्शन नहीं था, ये सब पढ़ चुके थे हम, ये सिर्फ एक ज्ञान था, लेकिन जरूरत थी, आपको लगता है इसको क्या पूरा ही तो है, हम चाहते तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे, लेकिन ठीक है, अच्छी बात, जो भी पढ़ा अच्छा ही पढ़ा, जितना भी पढ़ो कम है वैसे तो। आगे बढ़ो, हो गया ना? टोटल ये बिना तो रहते नहीं, मुझे पता है, कितना भी कर लो, कितना पढ़ा दो, वापस सेम चीज पढ़ा दो ना सर, प्लीज रुकना। अब आता है मैनेजमेंट, क्या पढ़ेंगे? सुनना, सुनोगे? प्लीज सुन लेना। जो ही पता चले किसी फीमेल को एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, पहले मैं लिखा हूं वैसे के वैसे सुनना, जो ही पता चले एब्रोप्सियो प्लेसेंटा है, तुरंत हॉस्पिटल में अगर आ जाए तो इमीडिएटली एडमिट करना उसको, और कंप्लीट बेड तो इमीडिएटली एडमिट, एडमिट किया, हाँ सर, लगाओ फटाफट आईवी, 2 लाइन लगाओ व्हाइट बोर्ड, 16 नंबर के कैमरा लगाओ फटाफट, इमरजेंसी में सेंट्रल लाइन लगने में टाइम लगेगा, चाहिए तो सेंट्रल लाइन लगे, सेंट्रल लाइन में डॉक्टर को तैयार करो, सेट लगाओ, वो करो, रिपेयरिंग लाओ, सॉल्यूशन लाओ, सेंट्रल लाइन खोलो, नरबीना खोलो, वो करो, 1 घंटा वो, और 2 घंटा कौन सा लग जाएगी, कौन सा जगह से तुरंत लग जाएगी सेंट्रल लाइन, 1.5 घंटे में लगती नहीं है। सब तक पेशेंट तो तुरंत कैनुला लगा के फ्लोर स्टार्ट कर दो आरएल फटाफट। नेक्स्ट, अरेंज ब्लड प्रोडक्ट्स, एफएफपी भी करना पड़ सकता है क्योंकि फाइब्रोनेजन भी बिगड़ता है ना, अंडर कोगुलेशन फेलियर हो जाता है मोरिक शॉक की वजह से, सब कुछ मामला, तो ब्लड प्रोडक्ट टीआरबीसी एफएफपी मतलब ब्लड प्रोडक्ट अरेंज करना ही करना है। ये क्या है? ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? डिलीवरी, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, टर्मिनेशन, जैसा भी हो वैसे करना है। अरेंजमेंट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स कर दिया, हाँ सर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वाइटल्स कहां लिखा, एडमिट करेंगे तो क्या चेक करेंगे? वाइटल्स ही करेंगे, और उसके क्या चेक करेंगे? तो एडमिट करेंगे, सिक पेशेंट है क्या चेक करते हैं इमरजेंसी में आता तो फटाफट वाइटल्स चेक करेंगे ना, तो इसमें आ गया वाइटल्स वगैरह सब। फिर आता है अरेंजमेंट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, फिर प्रिपरेशन फॉर टर्मिनेशंस, जो भी हो, मोस्टली सिजेरियन होता है, शॉर्ट मैनेजमेंट, और सीधा क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ, तो आप डिलीवरी बोलो या कुछ भी बोलो, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा इज, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। डिलीवरी या सीएस बोलो, जैसा भी बोलो, लेबर बोलो, मतलब प्रेगनेंसी को क्या करना है, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो करवा दो, सारी अवेलेबल है तो बाई चांस, मोस्टली सिजेरियन होता है 99%। ये तो था एकदम शॉर्ट में मैनेजमेंट। अगर कोई फीमेल है 36 वीक की प्रेग्नेंट है, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा है, तो आप उसको रेस्ट करो, मतलब कंटिन्यू करोगे प्रेगनेंसी या टर्मिनेट करोगे, और 29 की है तो कितने भी वीक की है कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैम, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, सेफ बेबी सेफ मदर, वेरी गुड, सेफ डिलीवरी, सेफ तो तभी होगी ना तुरंत ऑन स्पॉट डिलीवरी करवाओगे फटाफट, वरना एब्रोप्सियो में तो हट गई प्लेसेंटा, बेबी को ब्लड सप्लाई कैसे होगी? सेफ कुछ नहीं, विलान सेफ हो जाएगा सब। आगे बढ़ सकते हैं, 8-10 कलर रखोगे ना तो ऐसे ही होगा फिर, घर जाके रिवीजन तो करते नहीं होंगे ना एक बात। कुछ कुछ स्टूडेंट की ऐसी आदत होती है, फटाफट जो भी करना है अभी कर लो, कॉपी बंद करेंगे वापस कर 2:30 बजे खोलेंगे, बस जो भी करना है फटाफट कर लो, उसके बाद कसम है अपने को किसी की कॉपी नहीं खोलेंगे अपन। अरे बाई चांस एक आधी लाइन रह जाए ना तो अच्छी बात है, आप खोलोगे, इस बहाने से एक चीज पढ़ोगे, मैं तो कहता हूं जानबूझ के नोट्स एक एक लाइन छोड़ के लिखो, बाकी रखो ताकि तुम किसी की कॉपी लेके लिखो, इस बहाने से कोई क्लास भी देखो। नहीं, हाँ, कंप्लीट करेंगे हम, बाद में कॉपी नहीं खोलेंगे, यहाँ से जाने के बाद हमारा पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मिटा दूं?
हाँ सुनो, ज्ञान है ऐसी, ज्ञान क्या है? क्वाइट साइन। अरे सुन ले रे, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा फिर क्या, ये तो आगे दिख रहा है, वो आता हुआ दिखेगा भी नहीं। फिर ये पट्टियां गिनोगे, इन्विजिलेटर गिनोगे, कौन बोलेगा कौन सी आगे किसका हो, ऐसे उसके उसकी आवाज सुनाई देगी और कुछ नहीं देगा। प्लीज चेयर आगे लो, उबासिया लोगे और चेयर आगे लोगे और बस। वो बोलेंगे प्लीज माउस का यूज करना है सिर्फ, कीबोर्ड का यूज नहीं करना, वो याद रहेगा। ये लिखने वाली बात नहीं थी, ज्ञान की बात है, जो चाहे लिख लो, जो चाहे मत लिखो, मेरी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैंने आप पे छोड़ दिया। मेरे को ऐसे ना पेज भरने से पता नहीं आपत्ति है, तो फिर लिख के क्यों लाते हो, आपत्ति है तो बोल दो, बोल दो, लाते क्यों ऐसा? देन एक सवाल पूछो, बता दोगे? पक्का? कौन कह रहा, मैं बताऊंगा, पहले बताओ। ये कह रही राहुल ने तो पहले सर झुका लिया, कोई बात नहीं, और कोई? पहले जाओ, पहले अपने वादा करो फिर मैं पूछूं, वरना क्यों पूछूं? जब हम किसी प्रकार को किसी पेशेंट को ब्लड देते हैं, कोई नहीं बता पाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में कभी आई नहीं बात। मैं पूछ रहा हूँ, हम किसी पेशेंट को ब्लड देते हैं, ब्लड जैसे पीआरबीसी देते हैं किसी पेशेंट को, तो पीआरबीसी क्या है? सेल है। वो किसमें घुली होती है? वो किसमें डाइल्यूट होती है? वो कौन से फ्लूइड में डाइल्यूट होती है? उसका नाम बता दो। अरे ब्लड बैग है, ब्लड बैग में आरबीसी है, आरबीसी तो सेल है ना, जैसे शक्कर है, आरबीसी लाइक है शुगर। तो शुगर को आप पानी में घोलते हो तब आप मीठा पानी बनता है ना, तो पेशेंट को आप क्या चढ़ाते हो, शुगर देते हो या घोल के पिलाते हो? सीधी बात है ना। तो आरबीसी आप पैकेट आपके पास ब्लड आता है ना, 200 ml 300 ml, तो पानी के, उस पानी का नाम क्या है, तो लिक्विड का नाम क्या है? वो तो एंटीकोगुलेंट है, वो ओनली थोड़ा सा होता है, वो तो एंटीकोगुलेंट है, उस लिक्विड का नाम क्या है पूरा? नो ऑप्शन है, एनएस नहीं है। संस्कार, बातें करवा लो बस आपसे, उसको बोलते हैं हाइम फ्लूइड, HYME, घर जाके आज पढ़ना हाइम फ्लूइड का वो क्या बोलते हैं, कंटेंट क्या क्या होता है। हाइम फ्लूइड में चार चीजें होती है, HYME, हाइम फ्लूइड बोलते हैं इसको। हाइम फ्लूइड में चार चीजें होती है, चारों के अलग अलग फंक्शन है, घर जाके पढ़ना आज। आरबीसी के डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड फ्लूइड ऑफ आरबीसी इज हाइम फ्लूइड, HYME। ये एनएस वगैरह नहीं होता, कुछ और ही होता है वो, उसका कंसंट्रेशन भी अलग है वो। चार चीजें होती है उसमें, एक का काम है आरबीसी को खराब होने से बचाना, एक का काम है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, हाँ, ऐसे मतलब इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, ऐसे करके चार चीजें होती है उसमें। मुझे पता नहीं बताओगे, और कुछ चीजें ऐसे पूछो तुरंत बता दोगे आप, आधे मिनट भी नहीं लगेगा, इसलिए। अच्छा, आपको एक डीआईसी नाम सुना है ना? डीआईसी हमेशा उसमें होता है जिसमें ब्लड सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम होती है, या डीआईसी उसमें होता है अंदर सेप्सिस हो जाता है, डीआईसी उसमें होता है अंदर ब्लड रुक जाता है ना? तो प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी डीआईसी नहीं होता। डीआईसी किसमें होगा? अब्रेसियो में होगा, हाइपरटेंशन में होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में होगा, इंट्रायूटेराइन डेथ में होगा, एमनोटिक फ्लूइड के एम्बोलिज्म में होगा। तो इसमें भी क्या रिस्क है? डीआईसी की रिस्क है। इमरजेंसी डिलीवरी सिजेरियन करना पड़ सकता है, और पोजीशन लिख लो, बस हो गया आपका एब्रेसियो प्लेसेंटा खत्म। तो डीआईसी हम आगे बढ़ेंगे पूरा, डीआईसी खुद एक कॉम्प्लिकेशन है, किस किस में होता है, 7 कंडीशन है उसमें होता है। कैंसर होता है ना, तब भी डीआईसी होता है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी नाम सुना होगा, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी नाम सुना है? जब ऑन्कोलॉजी पड़ता है उसकी इमरजेंसी होती है साथ, उसमें होता है डीआईसी। किसी को याद है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी कौन कौन सी है? ये लिख लो फिर बताना मेरे को। पक्का ही 9 सेट में इस एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी के 15 लाइन में से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि तीनों ही सेम सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है सब, इसलिए। जब भी हेमरेजिक शॉक होता है ना, तो हमेशा हेड को अप अवॉइड करते हैं ना, हेड को अप नहीं करते, ऐसा बोलते हैं ना, वीनस रिटर्न बढ़ाने का कोशिश करते हैं हम लोग, तो लेग अप बोल दें या फिर ट्रेंडल एनबल्स पोजीशन बोल दें, क्योंकि इसमें सीवियर होता है सब कुछ।
पेशेंट साइड में वहां से डिटेच हुआ, क्या पता पार्शियल हुआ या कंप्लीट हुआ। इसमें दो भी रीजन है, एक और भी लिखा है लास्ट लाइन में, लेफ्ट भी हाइपोवोलेमिक शॉक भी तो है साथ में। प्लेसेंटा की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है इसमें प्लेसेंटा की, मोस्टली ऊपर है, लेकिन कितना डिटेच हुआ क्या हुआ, अपने इसको शॉक को प्रायोरिटी देना है। क्या पता और ज्यादा थोड़ा बहुत भी डिटेच और फीटस कंप्रेस करे, इसलिए अवॉइड ये रखना है कि फीटस को ऊपर ही रखना है, क्योंकि कंफर्म है कि प्लेसेंटा होता है एक साइड में इम्प्लांट जब भी होता है, तो फीटस का फंडस पार्ट तो ऊपर ही रहेगा सबसे। डन, आगे बढ़े। ऐसे क्या है, ज्यादा है क्या लिखा हुआ? क्या करूं, करना क्या समझो, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले में कि शॉक होने के चांसेस रहते हैं इसलिए, और फीटस पे बाई चांस प्रेजेंट पे प्रेशर ना पड़े, अगर डिटेच होकर नीचे की तरफ आ रखा है तो हम कौन सी पोजीशन देनी है, ट्रेंडल एनबर्स। ट्रेंडल एनबर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हेड नीचे रहता है और पैर अप रहते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन बेबी मदर है वो सीधे रहता है। और अगला है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन चेक करते रहना कैसी क्या एक्टिविटी है। तीसरी बात ये है अगर हीमोडायनेमिकल स्टेबल है और लेबर प्रोग्रेस हो चुका है, अगर हो रही है वजन डिलीवरी सर्विस फेवरेबल है तो लेबर करवा दो, और अगर नहीं है जो भी पहले वो करवा लो, और अगर नहीं है लेबर प्रोग्रेस नहीं है, सर्विस फेवरेबल नहीं है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो आपको सिजेरियन सेक्शन करना है। हो गई तीन बातें। और डीआईसी होने के चांसेस है, डीआईसी क्या होता है ये खुद हम पढ़ेंगे आगे, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग लोगे पीआईएच, बड़ा डिसऑर्डर, नया डिसऑर्डर, बिल्कुल अलग डिसऑर्डर, पीआईएच। क्या पीआई, ये क्वेश्चन क्या, आंसर देना, आंसर देना। ए क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों है, बेवकूफ हो, सही आंसर, सही आंसर है, वाह टैलेंट, सबको पता है बेवकूफ क्या कुछ है। एमजीएसओ4 का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, हर किसी को ही पता है, जिसने नर्सिंग की तैयारी की है ना पहले दिन से पता चल जाता है कि एमजीएसओ4 कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट। तो ये किसमें देते हैं, सीवियर प्री-एक्लेम्सिया, एमजीएसओ4 किसमें देते हैं। अच्छा एमजीएसओ4 कहाँ दे सकते हैं, चलो बताओ, चलो ज्ञान से स्टार्ट करते हैं, ज्ञान देना जरूरी है। एमजीएसओ4 कहाँ दे सकते हैं, हेलो मैम आप, हाँ कहाँ दे सकते हैं, सोच के बताओ। प्री-एक्लेम्सिया नहीं बोलना, सीवियर प्री-एक्लेम्सिया रॉन्ग आंसर। प्री-एक्लेम्सिया मतलब माइल्ड भी तो प्री-एक्लेम्सिया ही है, सीवियर प्री-एक्लेम्सिया, माइल्ड प्री-एक्लेम्सिया में एमजीएसओ4 नहीं देते, सीवियर प्री-एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, हाइपोमैग्नीसियमिया, एक्लेम्सिया और सीवियर प्री-एक्लेम्सिया तीन। और कहाँ देते हैं, सीवियर प्री-एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस है एमजीएसओ4, ध्यान रखना। और हाइपोमैग्नीसियमिया है तो मैग्नीशियम देंगे, ये तो सबको पता है। और अगर आपको दिमाग काम कर रहा है तो बैक जाओ 10 दिन बैक। लेबर को सप्रेस करना है तो, लेबर को सप्रेस करना है तो भाई ये टोकोलाइटिक भी है, 7-8 ड्रग पढ़नी है, बाकी हमने नाम लिखवाए थे। तो मैं एमजीएसओ4 क्या करती है, ब्रेन को सप्रेस करती है तो यूट्रस सप्रेस हो जाएगा, रिफ्लेक्स कम हो जाएंगे, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लिया, एल्दीमिया पढ़ लिया, कार्डियोवास्कुलर पढ़ना बाकी है ना। उसके अंदर एल्दीमिया में तुम पढ़ते हो एमिडारॉन, लिडोकेन, एडिनोसिन, उसमें एमजीएसओ4 भी आता है, ये एल्दीमिया में भी देते हैं, हार्ट की रिदम को मेंटेन करती है ड्रग। और और नहीं, और कोई, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कॉन्स्टिपेशन में देते हैं तो ये स्टोर पास करवाती है, मतलब कहने का मतलब जी मोटिलिटी बढ़ाती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, इसी का इन्फॉर्मेशन बटवा लगे, बैठो बैठो। और एक बात और सुनो सबसे खास, एमजीएसओ4 का जो एम्पूल होता है वो कितने एमएल का आता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या सबका, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या, ये 2 ml का आता है ओनली, कितने ml का आता है। एक सवाल पूछूं, एक पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसको 10 ग्राम एमजी मैग्नीशियम सल्फेट देना है, और हमारे पास में बहुत सारे एम्पूल पड़े हैं, और एम्पूल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 50% होता है, और देना कितना है 10 ग्राम। अगर किसी को ड्रग कैलकुलेशन निकालना आता है तो यहाँ से होगा, वरना तुक्का मारोगे गलत होगा। 10 ग्राम देना है, कितना देना है 10 ग्राम, हमारे पास में 50% है, वाइल के ऊपर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, और 2 ml का वाइल है, बताओ कितना ml दोगे।
आप सबका एक ही क्वेश्चन है सर, परसेंटेज को ग्राम में बदले कैसे? परसेंटेज को ग्राम में बदले कैसे? अच्छा एक सवाल और मेरा, सब मैं एक साथ में आंसर बताऊंगा, पहले नहीं बता रहा। आपने पैरासीटामोल का प्लॉट देखा है 100 ml वाला, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? 100 ग्राम, उसके ऊपर लिखा है 1%। क्या लिखा है? 1%। अच्छा 1% क्यों है? तीसरा क्वेश्चन, आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट का ऑयल देखा होगा, 10 ml का आता है, उसके ऊपर 10% लिखा है। आपने एन एसिटिलसिस्टीन का ऑयल देखा होगा, 5 ml का आता है, उसके ऊपर 20% लिखा हुआ है। ये सब का मीनिंग क्या है? देखो सीधा तरीका है, कभी भी परसेंटेज से ग्राम में बदलना हो तो कुछ नहीं करना। जैसे एग्जांपल के लिए एमजीएसओ कितना परसेंटेज का आता है? 50% का आता है। कितने एमएल की वाइल है? 2 ml। पीसीएम 1% है, कितने एमएल की वाइल है? 100 ml की वाइल है, ये पीसीएम है। सुनना, सबको एक साथ कर लेंगे सॉल्व। ये क्या है? एमजीएसओ4 है, जरूरी है, नॉट सेट में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन। तीसरा एन एसिटिलसिस्टीन, जिसको नेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेक। नेक की वाइल होती है, वो 20% की होती है और वो 5 ml का आता है। कितने ml का आता है? एक मैंने कौन सा बताया? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% का होता है और वो 10 ml का आता है। अगर मैं बोलूं ये सारे 1 ग्राम है, सब 1 ग्राम है, एमजीएसओ4 भी एक एम्पुल 1 ग्राम है, पीसीएम भी एक एम्पुल 1 ग्राम है, एक ऑयल है तो 100 ml वाला 1 ग्राम है, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी 1 ग्राम है। कैसे? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, पर 100, पर 100। कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटा के बट्टा 100 लिख दो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो परसेंटेज को हटाना है, 50/100 इंटू 2, ग्राम आ जाएगा आंसर। एक एम्पुल में कितने ग्राम आंसर आ जाएगा? अब इसमें देखो, इसमें करो 1%, एक परसेंटेज को हटाओ, क्या लिख दो? बट्टा 100। कितने ml का है? स्नैक 20/100, कितने ml का है? 5। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10/100 इंटू 10, सबका आंसर करोगे एक आएगा, देख लो सबका। 50 इंटू 2 कितने होते हैं? 100/100 कितने होते हैं? तो एक एम्पुल 1 ग्राम का होता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 2 ml इक्वल टू 1 ग्राम, नॉट 1 ml इक्वल टू, क्योंकि एम्पुल कितने ml का है? 2 ml का है। 1 एम्पुल इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 ml इज इक्वल टू 500 mg। मैंने 10 ग्राम पूछा था, 10 ग्राम में 10 एम्पुल लगेंगे, 20 ml देना पड़ेगा। सबका आंसर था 10 ml। समझ में आया? अभी नहीं आया, सुनो। एक एम्पुल 1 ग्राम का एमजीएसओ4 का, बस इतना याद करो, कभी याद नहीं हो। एमजीएसओ4 का एक एम्पुल 1 ग्राम का है, और एक एम्पुल में कितने ml है? तो 2 ml है, वो 1 ग्राम का है, तो 1 ml कितने का हुआ? 500 mg का हुआ। इतना तो याद रहेगा। एमजीएसओ4 1 ml का है, वो 500 mg का है। तो कभी डॉक्टर बोले ना 500 mg देना है, तो आप 1 ml दोगे। जाके पूछना मत उससे कैसे कैलकुलेट करूं, हमारे सारे नए नए नर्सिंग ऑफिसर पूछते हैं। तो मैंने कहा किसी डॉक्टर के जाके नहीं पूछा, स्टाफ ऑफिस में पूछ लो, नहीं आया तो किसी को। वो डॉक्टर आपस में एकल बैठे हंसते हैं, इनको ये भी नहीं आता, सच में ऐसे बोलते हैं, इनको ये भी नहीं आता। तो ऐसे नहीं करना है, वैसे बेसिक बात है। अब पीसीएम 1% क्यों लिखा है? 1% का मतलब है 1/100 इंटू 100, देखो 1 इंटू 100 कितना हुआ? 100/100 कितना हुआ? एक। 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब 1000 mg, तो एक पीसीएम 1000 mg का है। 100 ml वाला पीसीएम कितने का? 1 ग्राम का, ये तो आपको पता ही है ना। तो 1% इसलिए है कि 100 ml का, इसलिए 1% है। 10 ml का होता तो 10% होता है ना, 5 ml का होता तो 20% होता। अब देखो 20%, 20/100 इंटू 5 करना, 20 इंटू 5 कितना हुआ? 100 तो N-acetyl-cysteine का जो एक ऑयल 5 ml का आता है, सबसे ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर गलती यहाँ करता है। नेक का इन्फ्यूजन बनाना किसी को पता ही नहीं चलता कैसे बनाए। तो इतना याद रखना, एक 5 ml वाला है वो 1 ग्राम का है, तो 1 ml है वो 200 mg का है। 1 ml 5 ml 1000 mg का है, इसका मतलब 1 ml 200 का हो गया ना, क्योंकि ये 5 ml का होता है। इसके ऊपर लिखा होता है कितना परसेंटेज है। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना परसेंट का आता है? 10, तो 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। 100/100 कितना हुआ? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक ऑयल भी 1 ग्राम का है। कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटा के बट्टा 100 कर दो, जितना ml का इतना ml लिख दो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं, आप खुद ही बता दोगे। ऐसा कोई ऑयल है जो बेसिक है कि वो 20% है और वो 5 ml का है, पेशेंट को 400 mg देना है, कितना ml दोगे? 20% का ऑयल है, ऑयल के ऊपर कितना लिखा है? 20%, और ऑयल 5 ml का है, और पेशेंट को कितना ml दोगे? कह रहे कितना है? मैं बोल रहा हूँ ना, तो डिमांड कह रहा हूँ ना, 400 mg देना है। तो ना 400 mg देना तो हो गया, एक में 200 है,